फ्रेंड्स, आज हम कंपैक्शन सॉइल कंपैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपैक्शन जनरली होता क्या है? तो कंपैक्शन है आपका किसी भी सॉइल सैंपल की या किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वो है कंपैक्शन। और ये मैकेनिकल तरीके से किया जाता है। मतलब जैसे हमारे पास ये सॉइल सैंपल है और हमने इसको कंपैक्ट करना है, तो हम इस पे कोई मैकेनिकल प्रोसेस लगाएंगे, मतलब इस पे फोर्स या लोड लगाएंगे। हमने इस पे लोड लगाया और इसको कंपैक्ट कर दिया। जो हमारे पार्टिकल हैं इनको हम पास पास ला दिए। इससे हमारे सॉइल सैंपल की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोसीजर है कंपैक्शन का। और दूसरा टर्म आता है सॉइल मैकेनिक्स, इसी की कंपैक्शन में कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है जैसे आपका कंपैक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉइल पार्टिकल हैं उनके बीच से हम एयर को रिमूव करते हैं। मतलब हम एयर को रिड्यूस कर देते हैं, एयर को वहां से निकाल देते हैं। तो हमारा कंपैक्शन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का किया जाता है। मतलब जहां पे हमारा जो एस की वैल्यू है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वो 0 से 100 के बीच में होती है, 100 नहीं होती है। मतलब यहाँ पे एस की वैल्यू होती है आपकी लेस देन 100 और मोर देन 0। तो ये आपकी होती है कंपैक्शन के केस में। लेकिन जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो हमारा सॉइल सैंपल में एस की वैल्यू 100 होनी चाहिए। मतलब सॉइल के जो वॉइड्स हैं वहां पे सिर्फ आपका पानी होना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए। कंसोलिडेशन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कंसोलिडेशन में बहुत समय लग सकता है। जैसे आप हमने किसी सैंपल के ऊपर लोड लगा दिया बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, और ये धीरे धीरे सेटल होते जा रहा है। जैसे आपके किसी कोई बिल्डिंग हम किसी सॉइल के ऊपर खड़ा कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें से बहुत लंबे टाइम में उस सॉइल जो आपका जहाँ पे बिल्डिंग खड़ी है उसमें से आपके वाटर को रिमूव करता है धीरे धीरे। तो उससे वो सॉइल प्रॉपर सेटल हो जाती है और उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। वापस आते हैं कंपैक्शन पे। तो कंपैक्शन में होता क्या है जनरली? कंपैक्शन में हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है, ये हमारे पास एक सॉइल सैंपल है और इसमें हमारा जो ये वॉइड्स हैं, ये बीच में जो वॉइड्स हैं, ये आपका खाली स्थान है, जो ये वॉइड्स हैं। और इस वॉइड्स में हमारी दोनों चीजें होती हैं, वाटर भी होता है और एयर भी होती है। तो हम कंपैक्शन में क्या करते हैं? हम कंपैक्शन में सिर्फ एयर को रिमूव करने का जो काम करते हैं, हम जो प्रोसीजर अपनाते हैं कंपैक्शन करने का, उसमें सिर्फ एयर रिमूव होती है। एयर रिमूव होने की वजह से आपका जो सैंपल है वो थोड़ा सा सेटल हो जाता है, थोड़ा सा ये आपके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, इसके बीच का वाटर वैसे ही रहता है। तो ये हमारा हो गया कंपैक्शन। अब हमारा जो सेटलमेंट होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि हमारा जो हाइट है सैंपल की, डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। तो ये हमारे पास एक सैंपल है, हम यहाँ पे बना देते हैं। ये इसमें आपका सबसे ऊपर हम एयर दिखा रहे हैं, फिर हम वाटर दिखा रहे हैं, फिर हम सॉलिड दिखा रहे हैं। तो हमने इस पे कोई लोड लगाया, ये हमारे इस सैंपल की पूरी हाइट थी। और ये जो आपका ये है, ये 1 है और ये आपका ई नॉट है, इनिशियल वॉइड रेशियो ई नॉट। अब हम जब इस पे लोड लगा देते हैं, आफ्टर लोडिंग क्या हो रहा है? आफ्टर लोडिंग जो आपकी एयर है वो थोड़ा कम हो जाएगी, वाटर और सॉलिड उतना ही रहेगा। तो ये आपका ई फाइनल हो जाएगा यहाँ पे, ई एफ। तो जो हमारा डेल्टा ई है, ये वॉइड रेशियो में चेंज इन वॉइड रेशियो है, चेंज इन वॉइड रेशियो। और ये हमारा एच है, चेंज इन हाइट। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एच या फिर डेल्टा ई। कि जब हमने
सैंपल पे लोड लगाया उसकी वजह से उस सैंपल की हाइट कितना चेंज हुआ उस सैंपल की हाइट और उसके वॉइड रेशियो में कितना चेंज आया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसके लिए। तो अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट है कि हम कॉम्पैक्शन क्यों कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है कॉम्पैक्शन करने के। तो कॉम्पैक्शन करने के एडवांटेज हैं कि जो हमारा सेटलमेंट होता है, जब हम किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसके बाद सेटलमेंट होता है तो अगर हम सॉइल को पहले कम्पैक्ट कर देते हैं तो वो सेटलमेंट कम हो जाता है। अगर हम किसी सॉइल का अच्छी तरह से कम्पैक्शन करते हैं तो उसमें जो सेटलमेंट होता है वो कम हो जाएगा, सेटलमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरा है सॉइल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना और स्टेबिलिटी को बढ़ाना, जो आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना और हमारा जो सेटलमेंट है उसको कम करना। तीसरा है लोड कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना। जैसे हमारी ये कोई सड़क का सरफेस है तो जब हम इसको कंपैक्ट करते हैं अच्छे से, ये हमारा पेवमेंट है ना, ये सब ग्रेड है कोई बड़ा बड़ा और ये आपका टॉप सरफेस है, तो अगर हम इसको सेटल करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये ऊपर का टॉप सरफेस है, ये नीचे का आपका सब ग्रेड है। तो अगर आप सॉइल को कंपैक्ट करते हो अच्छे से तो इसकी वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और एक नेक्स्ट चीज है कि अगर हम इसको अच्छे से कंपैक्ट करते हैं, इस पे अगर व्हील लोड आ रहा है, इस पे व्हील लोड आ रहा है तो ये इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हमने अगर इसको कंपैक्ट किया है। अगर हमने कंपैक्ट नहीं किया है तो इसमें वॉल्यूम चेंज होंगे, कुछ इस तरह से गड्ढे वड्ढे बन जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कंपैक्शन किया जाता है। ये फायदे हैं कंपैक्शन करने के कि ये सारी चीज़ें खत्म की जा सकती हैं। तो जो हमारा कंपैक्शन है वो कोहेशन लेस सॉइल का है। जो कोहेशन लेस सॉइल का कंपैक्शन मैकेनिकल वाइब्रेटर से कोहेशन लेस सॉइल का कंपैक्शन वाइब्रेटर से किया जाता है। स्टैटिक लोडिंग की प्रोसेस जो है वो छोटे मोटे लूज सैंड के लिए कंपैक्शन किया जाता है। मीडियम और फाइन सैंड जो है उनके लिए तो अगर हमारा मीडियम और फाइन सैंड है तो उसमें हम कंपैक्शन करने के लिए हम कंपैक्शन तब करेंगे जब उसमें वाटर बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम उसमें वाटर होता है, अगर आप कंपैक्शन करते हो तो उसमें कैपिलरिटी फोर्सेस की वजह से कंपैक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जो ड्राई सैंपल है हमारा, ड्राई सैंपल आपका हो गया जिसमें सिर्फ एयर है और सॉलिड है, सॉलिड और एयर है, इसका कंपैक्शन हम वाइब्रेशन से कर सकते हैं। और जो सैंपल आपका जो आपकी ड्राई और सबमर्ज्ड सैंड है उसका हम कंपैक्शन वाइब्रेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो क्ले है, हम उसका कंपैक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका देखिए ये एक क्ले सैंपल है और क्ले जैसा कि आप जानते हैं क्ले एक दूसरे से क्ले के पार्टिकल अच्छी तरह से बने होते हैं। अगर हम इसको वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा सैंपल मूव कर जाएगा और ये वाइब्रेट नहीं होगा, इसमें मास मूवमेंट होने लगेगा। और जो हमारा क्ले है, क्ले के लिए एक टेक्निकल टर्म है कि क्ले क्ले के जो पार्टिकल हैं अगर आप इसको कंपैक्ट कर रहे हो तो क्ले के पार्टिकल जब अपनी पोजीशन बदलेंगे बहुत पास पास जाएंगे एक दूसरे से, जैसे पहले बहुत दूर दूर थे अभी ये बहुत बहुत क्लोजली एक दूसरे से कंपैक्ट हो गए हैं, तो तभी आप क्ले का कंपैक्शन कर सकते हैं, अन्यथा आप क्ले का कंपैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक हमने देखा कि कंपैक्शन
हम जब करते हैं तो उसमें जो आपके एयर वॉइड्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं, मतलब जो हमारे सॉइल के अंदर एयर थी हमने उसको रिमूव किया। तो हमारा इसमें से हमारा एक फॉर्मूला है गामा डी। गामा डी हो गया आपका ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो E है वॉइड रेशियो, आपका जो वॉइड रेशियो है अगर ये ज्यादा होगा तो आपका डी कम होगा, और आपका ये कम होगा तो आपका डी ज्यादा होगा, मतलब आपके वॉइड्स कम हो जाएंगे तो आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है और ये आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर है, तो ये कांस्टेंट है। और ये किसी स्पेशल, जैसे आप किसी स्पेसिफिक सॉइल के लिए कर रहे हो तो जी भी आपका कांस्टेंट होगा। ये माना 2.1 है, ये आपका 1 हो गया, या 9.8 होता है ये, तो हम इसको 10 लेते हैं जनरली। और आपका जो मेन जो आपके उसको अफेक्ट कर सकता है तो वो आपका यहाँ पे वॉइड रेशियो है। अब इसके बाद जो आर प्रॉक्टर थे उन्होंने एक थ्योरी दी कंपैक्शन के लिए। तो वो आपकी जो थ्योरी थी आर प्रॉक्टर की, तो आर प्रॉक्टर ने एक डेफिनेट रिलेशनशिप दिया आपकी गामा डी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच, डब्ल्यू के बीच, जो आपके सॉइल सैंपल में जो वाटर है उसके और सॉइल की जो डेंसिटी है उसमें एक रिलेशन दिया उन्होंने। स्पेसिफिक यूनिट वेट है जो आपके सॉइल का उसमें। तो उन्होंने जो रिलेशन दिया था वो कुछ इस तरह से था, उसका ग्राफ ऐसा है। ये आपका हमने इस पे रो डी जो आपका रो डी हो गया आपका ड्राई डेंसिटी, और ये आपका इस पे वाटर कंटेंट होगा। तो जो हम देख रहे हैं ये हम सैंड के लिए बना रहे हैं, सैंड के लिए किस तरह का ग्राफ आता है। तो उन्होंने जो रिलेशन दिए थे उनमें से हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखिए, तो इसमें इन्होंने ये दिया था कि जिस तरह से आपका वाटर कंटेंट चेंज होगा उसी तरह से आपकी डेंसिटी भी चेंज होगी। अब ये देखिए आपका, ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी गामा मैक्स हो जाएगी। तो ये गामा मैक्स होगी, मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपको जहाँ पे अचीव होती है उसको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, ओएमसी। तो आपका जो सैंड है उसके केस में ये यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका पहले डेंसिटी ज़्यादा थी, फिर आपकी डेंसिटी नीचे की तरफ गई। तो ये 4 से 6% होता है वाटर कंटेंट, 4 to 6%। और यहाँ पे बल्किंग ऑफ सैंड होता है, और यहाँ पे आपकी मैक्सिमम डाई डेंसिटी है। ठीक है, इसको जीरो एयर वॉइड्स लाइन भी कहते हैं, जीरो एयर वॉइड्स लाइन, या यहाँ पे S इज इक्वल टू 100 होता है। आपका जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है यहाँ पे आपका वो 100 होता है। इसी तरह से जैसा हमारा इन्होंने इसके लिए दिया उसी तरह से इन्होंने अब क्ले के लिए जो ग्राफ होता है जो प्रॉक्टर ने दिया वो ग्राफ इस तरह से होता है क्ले के लिए, ये देखिए। और यहाँ पे हमारी गामा मैक्स होगी। सॉइल के केस में आपका ग्राफ यहाँ पे एक बार नीचे जा रहा था फिर ऊपर, लेकिन यहाँ पे आपका ऊपर जा रहा है। तो इस ग्राफ में देखिए कि आपका जब जीरो है, आपका वाटर कंटेंट जीरो है, तो यहाँ पे आपकी ड्राई डेंसिटी कम है, या ये गामा मैक्स है, और यहाँ पे OMC होगा, ये W वाला है। इस आपके एक्स एक्सिस पे W है और Y पे गामा D है। तो जब आपका जीरो है वाटर कंटेंट,
तो डेंसिटी कम है। अब धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं, माना ये 10% है, फिर हम इसको बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे तो माना ये 16-17% है। और उसके बाद फिर आपकी जो OMC है, OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जहाँ पे आपकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है उसी वाटर कंटेंट को ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। इस मॉइस्चर कंटेंट के बाद अगर आप पानी की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो वो आपका फिर से डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो ये आर प्रॉक्टर की रिसर्च थी और आर प्रॉक्टर ने ये दिया था। अब इसमें कंपैक्शन आता है, कंपैक्शन एनर्जी। तो कंपैक्शन एनर्जी को E से डिनोट किया जाता है। तो ये होती है, इसका फॉर्मूला स्मॉल n WH/V। इसमें जो हमारा n है, कैपिटल N है, ये है आपका नंबर ऑफ ब्लोज, कितने ब्लोज आपने उस सैंपल को कंपैक्ट करने में लगाए। ये आपका n है, जो ये नंबर ऑफ लेयर्स है, नंबर ऑफ लेयर्स। W है आपका वेट ऑफ हैमर, जिस हैमर से हम कंपैक्ट कर रहे हैं। ये माना हमारा एक सैंपल है, हमने इसको कंपैक्ट करना है। हमने इस डिब्बे में, इस जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हमने सॉइल्स भरी हुई है और हम इसको कंपैक्ट कर रहे हैं। तो जो n है पहला, ये नंबर ऑफ ब्लोज है कि हम इस हैमर को कितनी बार इस पे गिरा रहे हैं। हैमर हम गिरा रहे हैं, ये आपका हैमर है। और जो W है ये आपका वेट ऑफ हैमर है, वेट ऑफ हैमर। और n है जो हमारा कितनी लेयर में हमने इसको भरा था। तो हम इसको जनरली 3 या 5 लेयर में भरते हैं, तो माना हमारे यहाँ पे 3 लेयर है। और h है हमारी ड्रॉपिंग हाइट, कितनी ऊंचाई से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो माना हम इसको 30 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस तरह से। और जो हमारा V है, ये इसका वॉल्यूम है, इस जार का वॉल्यूम है, वॉल्यूम इस जार का। तो हमारी कंपैक्शन एनर्जी इस तरह से निकलती है, E इज इक्वल टू n स्मॉल n WH/V। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो पूछा जाता है कई बार, कंपैक्शन एनर्जी को कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से आप कंपैक्शन एनर्जी को निकालेंगे कि E जो हमारा है, E इज इक्वल टू n इंटू n WH/V। तो n आपका जनरली 25 ब्लोज होता है हर लेयर के लिए, 25 ब्लोज होता है हर लेयर के लिए। और n आपका जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ लेयर्स है, तो ये 3 या 5 होंगी। वेट ऑफ हैमर है, तो वेट ऑफ हैमर आपका 2.49 भी हो सकता है, 2.6 भी होता है, तो जिस हिसाब से आपको दिया होगा। h आपकी ड्रॉपिंग हाइट है, तो ये 30 सेंटीमीटर भी होती है, 45 भी होती है। V आपका वॉल्यूम ऑफ माउल्ड है, तो ये आपका 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास होता है जनरली। आगे हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कंपैक्शन। तो कंपैक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हम इस ग्राफ से देख चुके हैं कि आपका अगर मॉइस्चर चेंज होता है तो जो आपका कंपैक्शन है, जो आपका ड्राई डेंसिटी है, वो भी चेंज होती है। तो पहला फैक्टर है आपका वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट हमारा अगर फैक्टर अफेक्टिंग, पहला है हमारा वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट अगर चेंज होता है तो हमारा जो कंपैक्शन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ड्राई डेंसिटी वाटर कंटेंट के साथ चेंज होती है। दूसरा है हमारा अमाउंट ऑफ कंपैक्शन। तो हमने कितना कंपैक्ट किया वो भी डिपेंड करता है। जैसे हम 5 लेयर में कंपैक्ट करते हैं तो उसका कंपैक्शन, उसका जो ड्राई डेंसिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा आएगी। और 3 लेयर में करेंगे तो कम आएगी। तो ये दूसरा पॉइंट था हमारा अमाउंट ऑफ कंपैक्शन, अमाउंट। तीसरा है हमारा इसमें इफेक्ट ऑफ कंपैक्टिंग इफोर्ट। जो हम कंपैक्टिंग इफोर्ट लगा रहे हैं उसका इफेक्ट। तो कंपैक्टिंग इफोर्ट के हिसाब से भी हमारा कंपैक्शन जो है, किसी सैंपल का कंपैक्शन अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ इफोर्ट।
जो हम इफोर्ट लगा रहे हैं, जैसे हम लोड लगा रहे हैं, नेचर ऑफ इफोर्ट, तो हम किस तरह से आपका कंपैक्शन कर रहे हैं, हम कितने लोड किस हिसाब का है, जो आपका लोड लग रहा है वो कितना है, या फिर आपका एरिया ऑफ कंपैक्शन कितना है, और आखिरी है हमारा अमाउंट ऑफ इफोर्ट, जो हमारी इफोर्ट है उसकी अमाउंट क्या है। तो ये सारी चीजें आपकी कंपैक्शन को जो हमारा कंपैक्शन है उसको अफेक्ट डालती हैं उस पर। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे मेथड्स हैं कंपैक्शन के वो क्या क्या हैं। तो मेथड्स जो हमारे हैं, फीड मेथड्स हैं हमारे, फीड्स मेथड में आता है पहला स्मूथ व्हील लोडर। स्मूथ व्हील रोलर, स्मूथ व्हील रोलर है जो हमारा ग्रेनुलर सॉइल के लिए बेस्ट होता है। ग्रेनुलर सॉइल, ग्रेनुलर सॉइल और कोहेसिव सॉइल के लिए भी अच्छा होता है, एंड कोहेसिव सॉइल। दूसरा है हमारा न्यूमेट्रिक व्हील रोलर। न्यूमेट्रिक व्हील रोलर, तो जो हमारा न्यूमेट्रिक व्हील रोलर है वो फाइन सैंड के लिए अच्छा होता है, और इस केस में जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमारा मॉइस्चर कंटेंट 2 से 4% होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सी फुट रोलर। सी फुट रोलर है जो हमारा वो कोहेसिव सॉइल के लिए अच्छा होता है, कोहेसिव। नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेटर्स। तो वाइब्रेटर्स हमारा सैंड और ग्रेवल के लिए, सैंड और ग्रेवल के लिए, ग्रेवल के लिए वाइब्रेटर अच्छा होता है। वाइब्रेटर सैंड और ग्रेवल में यूज किया जाता है। उसी तरह से हमारा रेमर है, तो रेमर भी हमारा सैंड और ग्रेवल में ही यूज किया जाता है। ग्रेवल के केस में रेमर यूज किया जाएगा। अब देखिए एक रिलेटिव कॉम्पैक्शन का एक फॉर्मूला है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। इसको हम आरसी से डिनोट करते हैं, आरसी रिलेटिव कॉम्पैक्शन। तो ये है आपका गामा डी ऑन फील्ड और गामा डी ऑन लैब। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो आरसी है वो होता है आपका रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट एट फील्ड एंड एट ड्राई यूनिट वेट एट लैब। जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे कितना ड्राई यूनिट वेट आता है, और जो हम फील्ड में कर रहे हैं उससे कितना आएगा, तो ये आपका आरसी है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हम फील्ड में डेंसिटी कैसे निकालते हैं। ये फील्ड मेथड थे। अब हम फील्ड में डेंसिटी निकालने का देखेंगे कि फील्ड में डेंसिटी किस तरह से निकाली जाती है। तो फील्ड में डेंसिटी निकालने के लिए जो फील्ड डेंसिटी होती है उसको निकालने के दो मेथड होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। मेथड। तो आपके जो डिस्ट्रक्टिव मेथड है उसमें आता है आपका पहला सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। अब दूसरा है इसमें कोर कटर मेथड। इसी में कोर कटर मेथड,
थर्ड है आपका रबर बलून मेथड। तो ये तो हो गए हमारे डिस्ट्रक्टिव मेथड, जो हमारा सैंपल है हम उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो तोड़ मोड़ के ला रहे हैं। तो पहला है आपका डिस्ट्रक्टिव मेथड, सेंड रिप्लेसमेंट मेथड। दूसरा है आपका कोर कटर मेथड। तीसरा है आपका रबर बलून मेथड। और आपका जो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है वो है न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड। इसमें हम जो सॉइल सैंपल है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब जो लैब टेस्ट है, जो हम अगर ड्राई डेंसिटी लैब में निकाल रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से मेथड हैं, उसके लिए जो मेथड हैं वो कुछ इस तरह है। पहला मेथड है आर प्रोक्टर द्वारा दिया गया, प्रोक्टर डेंसिटी टेस्ट। तो ये सबसे लैब डेंसिटी, लैब में हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला मेथड था वो था आर प्रोक्टर ने दे रखा, एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे प्रॉक्टर मेथड भी कहा जाता है इसमें। तो इसमें जो हमारा जार होता है, जिस जार में हम सैंपल को भर रहे हैं, इस जार का वॉल्यूम होता है 944 सेंटीमीटर क्यूब। और जो हम इसमें सैंपल को भरते हैं तो हम इसमें 3 लेयर्स में सैंपल भरते हैं। ये आपका नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है। इसमें हम 3 लेयर्स में सैंपल को भरते हैं। एक लेयर में भरा, फिर इसको कंपैक्ट किया, फिर दूसरी लेयर भरा, इसको कंपैक्ट किया, फिर तीसरी लेयर भरा और इसको कंपैक्ट किया। तो ये आपका जो लैब डेंसिटी निकालने का पहला मेथड है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। तो इसका ये हम डेटा बता रहे हैं। और जो हमारी ईच लेयर है हम उसको 25 ब्लोज से कंपैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो हैमर है, इसमें हैमर का वेट होता है हमारा, इसमें हैमर का 2.495 केजी, 495 केजी। और इसमें जो ड्रॉपिंग हाइट होती है, जैसे हम इस सैंपल के ऊपर कितने ऊपर से उस हैमर को गिरा रहे हैं, ये आपका हैमर है, इसकी जो हाइट होगी वो यहाँ पे होगी 330.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर से हम इसको इसके ऊपर गिराएंगे। ये आपका प्रॉक्टर टेस्ट था। इसके बाद तो यहाँ पे हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो ये आपकी निकालने के लिए है कि जो हमारा वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल है, इसमें जो हमने सॉइल भरी, वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। तो यहाँ भी ध्यान रखने वाली चीज ये है कि हम यहाँ पे वेट डेंसिटी निकाल रहे हैं, वेट डेंसिटी, और फॉर्मूले से हम निकालेंगे फिर ड्राई डेंसिटी। तो हम यहाँ पे गामा डी के बजाय गामा टी निकालते हैं। तो जो कंपैक्टेड सॉइल है उसका वेट बटे आपका जो मोल्ड है उसका वॉल्यूम। और इसी तरह से जो हमारे प्रॉक्टर हैं उनके बाद मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट आता है। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में क्या होता है, जो ये वेट है ये आपका हो जाता है 4.54 केजी मॉडिफाइड के लिए प्रॉक्टर टेस्ट। और आपका जो हाइट है, ड्रॉपिंग हाइट, ये आपकी ड्रॉपिंग हाइट थी जो, ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी 45.725 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपकी लेयर 5 लेयर होती हैं, 5 लेयर, और ब्लोज यहाँ पे भी 25 ही रहेंगे। तो ये आपका मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है। इसके अलावा जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है आईएस कोड से, तो आईएस इंडियन स्टैंडर्ड ने किस तरह से अपने तरीके से इसको नए पैमाने दिए हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। तो इसमें है हमारा जो मोल्ड है उसका साइज होता है इंडियन स्टैंडर्ड में 1000
क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 944 था जो आर प्रोक्टर ने दिया था, लेकिन अब यहाँ पे आके हमारा IS कोड ने जो दिया, इस मोल्ड का वॉल्यूम था, इस मोल्ड का वॉल्यूम होता है 1000 cc। ठीक है। वेट जो हमारा होता है, प्रोक्टर ने 2.49 दिया था, लेकिन यहाँ पे 2.6 किलोग्राम दिया है इंडियन स्टैंडर्ड ने। लेयर्स आपकी 3 ही होंगी। ड्रॉपिंग हाइट आपकी 31 सेंटीमीटर हो जाती है यहाँ पे, और जो आपके ब्लोज हैं वो भी 25 रहेंगे। लेकिन इसके बाद आता है स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कंपैक्शन। तो हैवी कंपैक्शन के लिए जो होता है, हैवी कंपैक्शन के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो तो 1000 ही रहेगा, आपका वेट है जो वो बढ़ जाएगा। वेट आपका 4.9 kg हो जाएगा, जो आपका हैमर है उसका वॉल्यूम, उसका वेट। और आपकी जो ड्रॉपिंग हाइट है वो 45 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेयर्स 5 हो जाएंगी, और ब्लोज आपके हमेशा उतने ही रहेंगे। ब्लोज हैं जो आपके वो 25 रहेंगे। तो ये आज हमने कंपैक्शन देखा, और कंपैक्शन को किस तरह से किया जाता है, फील्ड में किस तरह से कंपैक्ट किया जाता है, और लैब में कैसे कंपैक्ट किया जाता है, ये देखा हमने। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन को कंप्लीटली देखेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये मेरा चैनल का नाम है सी ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, आपने सुझाव दे सकते हैं किस तरह से सुधार हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू।